ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स वाला बेटा एक चैप्टर रह जाएगा फिजिकल का तुम्हारा, ठीक है। वो लेंथी चैप्टर है इसलिए मैंने अभी नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। आगे उसको कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा सा ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे जल्दी से बेटा। इस महीने के अंदर, इस मंथ के अंदर आपको जल्दी से मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करा के फिर बेटा एक साथ पूरी ऑर्गेनिक निपट जाएगी, ठीक है। 5 चैप्टर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो सारे हम बेटा जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो जो भी बेटा डाउट है अपने साथ के साथ पूछ लिया करो, और रिवीजन जरूर करें बेटा साथ के साथ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए किसी भी तरह की आगे, ठीक है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। इसको कराने के बाद मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा आपको, ठीक है। तो बेटा जैसे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आपको पता ही है, ठीक है। अगर हम किसी सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बेटा बात करें तो क्या प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली कि बेटा जो कंडक्टर है, जो भी बेटा सॉलिड्स है वो कंडक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना बच्चों। अब सॉलिड स्टेट में बेटा कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कंडक्ट नहीं करेंगे, जैसे हमने पढ़ा है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ बेटा ऐसे कंडक्टर हैं जो थोड़ा बहुत कंडक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जैसे अगर हम नेटवर्क सॉलिड्स की बात करें बेटा तो उसमें ग्रेफाइट होता है जो कंडक्ट करता है, अदरवाइज तो जो है नॉन मेटेलिक जो आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो गए वो कंडक्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा बेटा आयोनिक सॉलिड जो होते हैं वो भी कंडक्ट नहीं करते हैं सॉलिड स्टेट में बच्चों, है ना। तो इस तरीके से बेटा कुछ सॉलिड्स हैं जो कंडक्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो उसी प्रॉपर्टी को आपको पढ़ना है, उसके बेसिस पर बेटा हम सॉलिड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। एक होते हैं कंडक्टर, एक होते हैं इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ये तो आपने पढ़े हैं, है ना। कंडक्टर्स बेटा क्या होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी क्या हो, प्रथम जिनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू बेटा क्या हो, ज्यादा या कम, सॉलिड्स के अंदर जो अच्छे कंडक्टर होंगे, कंडक्टर किसको बोलोगे, जिनकी बेटा कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो, काफी ज्यादा हो, और रेजिस्टेंस बच्चों बहुत कम हो, रेसिस्टिविटी जिसको बोलते हैं, है ना। फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, दोनों में। तो बेटा ये कंडक्टर्स हैं। फिर इंसुलेटर्स होते हैं जिनकी अंदर बहुत ही कम कंडक्टिविटी होगी, इतनी कम होती है 10 की पावर -20 से लेकर 10 की पावर -10, ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, है ना। तो ये बेटा हो गए इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बच्चों, सेमीकंडक्टर्स का मतलब बेटा जिनकी कंडक्टिविटी बेटा किसके बीच में हो, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की जो कंडक्टिविटी होती है बेटा, इंटरमीडिएट रेंज, यानी लगभग 10 की पावर -6 से लेकर बेटा 10 की पावर 4 ओम मीटर इनवर्स, ये रेंज है। मैं एक बार लिख देता हूँ। अगर आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करोगे बेटा तो ये हो गया आपके, ये कंडक्टर्स हो गए, ठीक है, एक बेटा इंसुलेटर्स और एक हो गया सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स की अगर बात करेंगे तो रेंज कितनी रहेगी कंडक्टर्स की, कंडक्टिविटी लगभग सबसे हाई वैल्यू होगी। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू हम ले सकते हैं रेंज की अगर बात करें बेटा 10 की पावर 7 से लेकर लगभग 10 की पावर 7 ले लो, कंडक्टिविटी कितनी रहेगी। कंडक्टिविटी की यूनिट बच्चों याद है, साइमन मीटर इनवर्स लिखते थे या ओम मीटर इनवर्स लिखते थे, ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। ये हो गया। इंसुलेटर में बेटा कितनी हो जाएगी, 10 की पावर माइनस में रहेगी, बहुत कम कंडक्टिविटी होती है, -7 से लेकर -20 से लेकर -10, बहुत ही कम होगी, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स की बेटा क्या होगी, इससे ज्यादा और कंडक्टर से कम, तो लगभग कितनी रेंज रहती है बेटा इनकी, इससे कम मतलब कि 10 की पावर 7 से लेकर 10 की पावर -7 ओम इनवर्स मीटर, ठीक है बच्चों। रेंज समझ में आ रही है, ये तो आपको फिजिक्स में भी पढ़नी है, केमिस्ट्री में भी रहती है। अब बेटा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारे सॉलिड्स हैं इसमें बेटा जैसे मैंने आपको बताया मेटेलिक सॉलिड रहते हैं बेटा, बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, है ना। अगर हम बात करें इसमें से बेटा 4 टाइप के अपने सॉलिड्स पढ़े हैं किस लाइन में, पढ़े बच्चों, मेटेलिक, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, फिर उसके बाद था
नेटवर्क सॉलिड्स, और बेटा एक और कैटेगरी है, कौन सी थी? 4 कैटेगरी कौन कौन सी बच्चों, बताइए जरा। मॉलिक्यूलर, मेटेलिक, आयोनिक, है ना। इसमें से अगर बेटा देखें, इन चारों में से बेटा सबसे अच्छे कंडक्टर बच्चों कौन से होंगे? बेस्ट कंडक्टर कौन से हैं सुजाता? चारों सॉलिड्स में से कौन कौन से होंगे जिसमें सबसे अच्छा कंडक्शन होगा? बताओ बेटा, रिप्लाई करो। विच इज द बेस्ट कंडक्टर इन द 4 सॉलिड्स? क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर बेटा सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा होगा? आपको सारी प्रॉपर्टी बेटा पढ़ाई थी साथ के साथ भी। रुपेश, सिमरन, कुछ भी रिप्लाई नहीं करते तुम लोग। मैंने 10 बार कहा है बेटा, रिप्लाई जरूर किया करो। कैमरा ऑन कर लो तुम लोग। इसीलिए कहता हूं मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं। कुछ तो सो के उठे होंगे, 9:15 बजे सो के उठेंगे अभी कुछ। सूरज बेटा, तुम रेगुलर क्लास लेते हो? सूरज, यस बेटा सर। सभी बच्चे एक बार कैमरा ऑन करें। क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। आप रेगुलर क्लास लेते हो बेटा या कभी यस कभी? सर। नहीं सर, अभी अभी रोज ले रहा हूँ। 2-3 दिन से शुरू करिए। नहीं सर, 5 दिन हो गए। तो आप होमवर्क तो सबमिट करते नहीं बेटा कभी? करा है आपने होमवर्क? क्वेश्चन आंसर्स, होमवर्क्स कभी नहीं करे ना? नोट्स हो गए? नोट्स भी बच्चों, मैं एक चीज देख रहा हूँ बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको बार बार, मुझे एक चीज बोलनी बहुत बुरी लगती है कि होमवर्क को लेके मैं बहुत ज्यादा सीरियस रहता हूँ, और तुम लोग देखो क्या है तुम लोग का एटीट्यूड। ये देखो अपने ग्रुप के अंदर सिर्फ 1-2 बच्चे होमवर्क सबमिट करते हैं, 2-3 बच्चों ने सिर्फ केमिस्ट्री के नोट्स पूरे करे हैं चैप्टर 1 के, सबने नहीं करे। क्यों? फिजिक्स का होमवर्क सबने किया है, ऐसा क्यों? फिर एक एक को बोलना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा बेटा कल्याणी सबमिट करो होमवर्क, सिमरन सबमिट करो, वैष्णवी सबमिट करो। ऐसा क्यों करते हो तुम लोग? भावेश सबमिट करो। एक दिन सर होमवर्क कर तुम्हारा दिया सबमिट हमने होता आज है, ही। फिर अगले दिन भूल जाते हैं। सर अब हमने ग्रुप किया है। में कहां पर किया है? कहां पर है दिखाओ। क्या है? व्हाट्सएप पे? टीम ऐप पर। क्या सर क्या? हमने भी टीम ऐप पर किया है। अच्छा, चलो टीम से अभी खोल के देख लूंगा मैं। और हमने भी। आप बेटा 4 बच्चों का इस पर आता है, 4 का उस पे आता है, इससे तो तुम एक ही जगह पर सबमिट करना शुरू करो। तुम व्हाट्सएप पे सबमिट करो बच्चों सभी, ठीक है? एक आ रहा है, यादव का उधर आ रहा है, और फिर खाली आप ही की क्लास थोड़ी है बेटा, सभी बच्चों का होमवर्क चेक करना होता है। तो इसलिए प्लीज व्हाट्सएप पे करो। कल मुझे सबके चैप्टर 1 के नोट सबमिट हो जाने चाहिए। जिन्होंने नहीं किए व्हाट्सएप पे वो सबमिट कर देना। और इसके साथ साथ बेटा एक्सरसाइज सबने नहीं करी है। भावेश, सर किया है हमने, आज ही भेजे थे हाँ सब। बेटा कर दिए? यस सर, व्हाट्सएप पे भेजे थे सुबह। व्हाट्सएप पे भेज रखे हैं? मुझे तो दिखे नहीं तुमने किसको भेज दिए। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे फिर तुम लोगों का फिजिक्स का काम दिखाई देता है, पता नहीं कब भेजे। ये देखो नंदिनी फिजिक्स, लीना फिजिक्स, लीना ने करी थी अच्छी केमिस्ट्री की भी। उसके बाद प्रथम फिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स पढ़ना, कोई बात नहीं, नुकसान अपना करोगे, मेरे को क्या है। मैं तो कल से जो है ना यहाँ पर बोर्ड पर एंटी केमिस्ट्री की लिस्ट चलाऊंगा, जिसका होमवर्क ठीक है 10 मिनट पहले, अगर 9 बजे से 9 बजे की आपकी क्लास है, 10 मिनट पहले यहाँ पर एंटी केमिस्ट्री की लिस्ट लगा दूंगा मैं। जिन जिन का होमवर्क नहीं हुआ अपना नाम देख लो, एंटी केमिस्ट्री में आते हो आप लोग, ठीक है बेटा? मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े। चलो, और बेटा कैमरा ऑन क्यों नहीं है अपने? क्लासेस तुम्हारी रेगुलर अभी भी टाइम पर बेटा एंट्री नहीं लेते हो बच्चों। बच्चे क्लास पर बेटा, सारे बच्चों को बोल रहा हूं मैं, टाइम पर क्यों नहीं होते हो? निधि, मैं कॉलिंग करनी पड़ती है, मैंने कॉलिंग करी है आप लोगों को भी। जैसे मेरे को कॉलिंग करनी पड़ती है जब कोई क्लास में ज्वाइन नहीं होता। ऐसा क्यों?
एक ही बात को बार बार बेटा रिपीट करना पड़ता है भाई, कल से रेगुलर रहने चाहिए। कैमरा ऑन कर लो सभी बच्चे बेटा। और क्या कह रहा हूं मैं, टाइम पर ज्वाइन करना है सबको। टाइम पर क्यों नहीं करते हो? सिर्फ अदिति टाइम पर थी, आज सिर्फ एक बच्चा था, बताओ क्यों? बाकियों को नहीं पता था कि 9 बजे की क्लास है? गुंजन, बाकियों को नहीं पता है? खुशी भागने, सारी क्लासेस में ऐसे पहुंचते हो तुम, या मेरी क्लास में मजा आ रहा है तुम लोग को? सही है, फर्स्ट क्लास सही लगी। 9:15 तक आएंगे आराम से, अभी 1-2 और आएंगे, देखो भूले भटके। कुनाली बेटा क्लास टाइम पर क्यों नहीं ज्वाइन होती है? रिप्लाई करो बेटा। और कैमरे ऑन नहीं है सबके? सभी के कैमरे ऑन होने चाहिए, तभी क्लास शुरू होगी, आगे बढ़ेगी। नहीं तो बैठे रहो, आराम से सुनते रहो कहानी। जल्दी करो, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो अपना? भावेश, गुंजन, कैमरा ऑन क्यों नहीं है? कल्याणी, खुशी भागने, खुशी मार्सो के लिए भी है। तुम्हारी तबीयत ठीक हो सर गई? मेरा ऑन है। अच्छा ऑन है। यहाँ पर तो किसी का कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ अदिति का आ रहा है इमेज, इसके अलावा और किसी ने ऑन नहीं किया। मैं एक बार देख लेता हूँ फिर। नहीं बेटा, अगर बाकियों का ऑन होता तो दिख जाता है, यहाँ पर नहीं है। नहीं सर मेरा ऑन है। और किसने ऑन किया है? यहाँ पर तो दिख ही नहीं रहा। अच्छा, हो सकता है सेटिंग चेंज हो सर गई कैसे? हमारा भी ऑन है। चलो ठीक है, स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है? हाँ कल्याणी बेटा, आपने क्वेश्चंस भी करे हैं सबमिट, या खाली एक्सरसाइज भी करी है, या फिर सिर्फ नोट्स करें? सर नोट्स किया है, एक्सरसाइज आज कर देंगे। अच्छा बेटा, करनी चाहिए थी ना एक्सरसाइज, फिर अपने डाउट्स पूछ लेते जो नहीं हुए क्वेश्चंस वो। चलो आप लोगों को क्या बोले, टाइम वेस्ट ही करते आप लोग सब। चलो बेटा क्लास शुरू करते हैं। पता नहीं इसमें भी क्या है। और बेटा जिसको मैं जो पूछता हूँ वो साथ के साथ बेटा रिप्लाई किया करो, ठीक है? और क्लास बेटा टाइम पर ज्वाइन करें, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़े। कल से मैं नोट करूंगा, जो क्लास में लेट आया बेटा उसको एंट्री नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, फिर अपना रिकॉर्डेड लेक्चर देखना। तो बेटा हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे बेटा, इस तरीके से हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे सॉलिड्स की अगर बेटा बात करें तो सॉलिड्स में बेटा कंडक्शन होगा कैसे, उसके लिए क्या तरीका हम लोग फॉलो करेंगे। तो देखो उसको समझने के लिए आपको क्या करना है, तो बेटा इसके लिए एक थ्योरी भी है, कंडक्शन थ्योरी भी बोलते हैं इसमें। तो देखो बेसिकली होता क्या है, ये बच्चों आपको ये बात तो पता है कि कोई भी सॉलिड तभी कंडक्ट करेगा जब बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, या बेसिकली हम बोल सकते हैं चार्ज पार्टिकल्स का बेटा फ्लो हो, है ना? तो याद करो बेटा, जब मैं आपको डिफेक्ट्स करा रहा था उसमें बेटा मैंने आपको 2 टाइप के डिफेक्ट्स बताए थे। एक बताए थे पी टाइप के सेमीकंडक्टर, एक बताए थे एन टाइप के सेमीकंडक्टर। याद है बच्चों? पी टाइप एन टाइप का मतलब क्या था? एन टाइप सेमीकंडक्टर बेटा क्या होते हैं, जहां पर एफ सेंटर्स बनते हैं बच्चों, बताया था इलेक्ट्रॉन अलग से रह जाता है। तो बेटा वहां पर जहां एफ सेंटर बनता है वहां पर बेटा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, एक तरीके से फ्री मूवमेंट रहता है उनका। और जब बेटा इलेक्ट्रॉन आसानी से बेटा मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो उसकी वजह से बेटा क्या होगा, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बेटा बनता है, ठीक है? और मैंने ये भी बताया था बेटा, ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू बेटा बहुत ज्यादा भी नहीं होगी, ठीक है? बहुत ज्यादा नहीं होगी, लो कंडक्टिविटी होती है, इसीलिए बेटा इनको क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। बच्चों पढ़ा है कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। मेटल डिफेक्ट्स में आपको बताए थे बेटा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स के अंदर बताया था आपको। जब मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है बेटा तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था एक एफ सेंटर बन जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन रह जाता है, और जो एनायन होता है बेटा वो हट जाता है, ठीक है? याद आ रहा है कि नहीं? एफ सेंटर्स बेटा किस में बनते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर, ठीक है? इसी तरीके जब मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट होगा, ठीक है, सॉरी मेटल एक्सेस डिफेक्ट जब बेटा होगा उसके अंदर जब कीटायन से अगर बेटा हट जाए, और कीटायन की जगह बेटा अगर वहां पर मैंने आपको बताया था जब कोई पॉजिटिव चार्ज हट जाता है या नेगेटिव चार्ज हट जाता है, उसकी जगह बेटा जो खाली हो जाता है
उस जगह पर हम क्या मानते हैं, होल्स। तो एक बेटा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक होल्स होते हैं। ये सेमीकंडक्टर बेटा आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, 12th क्लास में होगा, सेकंड बुक के अंदर एक चैप्टर आएगा टाइप सेमीकंडक्टर बच्चों, ठीक है। तो उसमें भी आप पढ़ोगे कि बेसिकली बेटा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक होल्स होते हैं। तो जिनमें बेटा होल्स का मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, इट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब बेटा मैंने एक चीज की यहाँ पर सेमीकंडक्टर लिखा है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये कंडक्ट तो करते हैं बच्चों, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू बच्चों क्या होगी, काफी लो होती है, ठीक है। जैसे एक तो मेटेलिक सॉलिड्स हो गए बेटा, मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर बच्चों क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, है कि नहीं, तो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। लेकिन बेटा अगर उसमें डिफेक्ट हो जाए, अगर मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाए बेटा, तो किस तरह का सेमीकंडक्टर दिखाएंगे आपको, एन टाइप और पी टाइप। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको थ्योरी बताता हूं, कंडक्शन थ्योरी भी बोलते हैं इसको। तो बेटा मेटेलिक कंडक्टर्स बिलोंग टू द फॉर्मल कैटेगरी, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर बेटा एक तरीके से यहाँ पर एनर्जी बैंड्स बन जाते हैं। देखो किस तरीके से कंडक्शन, इसको समझने की कोशिश करना। अगर आपने थोड़ा सा याद हो 11th क्लास में बेटा ऑर्बिटल्स के बारे में बच्चों पढ़ा था, ऑर्बिटल्स याद है, इलेक्ट्रॉन बेटा कहां पर आते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर फिल रहते हैं बच्चों, बताओ। यस सर। एक तरीके से बेटा हम अगर एनर्जी बैंड्स की बात करें, तो जैसे मैं एनर्जी बैंड बता के दिखाता हूं, तो बेसिकली बेटा ये दो टाइप के आपको बैंड्स यहाँ पर बोले जाएंगे। एक है जैसे मान लो फील्ड बैंड, और एक होता था एम्प्टी बैंड, ठीक है। तो देखो क्या है, मैं आपको बता देता हूं। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स व्हिच आर सो क्लोज इन एनर्जी टू फॉर्म ईच अदर टू फॉर्म ए बैंड। तो बच्चों याद है आपको, एटॉमिक ऑर्बिटल होते थे, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा कंबाइन करके क्या बनाते थे, जैसे दो अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं बेटा, ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर। तो आपने पढ़ा 11th क्लास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, है ना। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी थी, याद है या भूल गए, बच्चों को याद होगा, इसीलिए कहते हैं सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखो दो तरीके से ऑर्बिटल्स बनते हैं, दो तरीके से बैंड बनते हैं। ये एनर्जी बैंड बेटा क्या है, और कुछ नहीं है, ये एक तरीके से बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ही हैं, ठीक है नंदनी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेटा क्या है, एक तरीके से एनर्जी बैंड बन रहे हैं। एनर्जी बैंड का मतलब कि उस ऑर्बिटल की एनर्जी बेटा एक डेफिनेट एनर्जी होगी, ठीक है। अब बेटा दो तरीके से हो सकता है, एक तो है जैसे मान लो यहाँ पर, अब ऑर्बिटल अगर मान लो या तो बेटा पूरी तरीके से भरा होगा, या बेटा उसमें हाफ फिल्ड हो सकता है, या फिर बेटा क्या हो सकता है, वो पूरा एम्प्टी हो सकता है ना। और आपने ये भी पढ़ा था बेटा कि जिसकी एनर्जी कम होती है पहले वो ऑर्बिटल्स बेटा फिल होते हैं, है कि नहीं बच्चों। तो जैसे मान लो जिस बैंड की एनर्जी है, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी बेटा कम है, उसको नीचे रखेंगे हम, यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, कंपैरेटिवली नीचे है, इसको हम लिख सकते हैं पार्शियली फिल्ड, पूरे इलेक्ट्रॉन बेटा इसके अंदर नहीं भरे हैं, ठीक है, पार्शियली फिल्ड बैंड है एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड बेटा समझ में आया आपको क्या बता रहा हूं मैं, एक तरीके से बेटा ये ऑर्बिटल्स ही हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं बेटा, जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो अगर मान लो बेटा जिसकी एनर्जी कम रहेगी वो पहले फिल होगा, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया थोड़ा सा नीचे है। इसी तरीके से बेटा मान लो ऐसा भी हो सकता है, दो ऑर्बिटल बेटा आपस में ओवरलैप भी कर सकते हैं बच्चों, और जब बेटा ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं बच्चों तो क्या बनता है, क्या चीज फॉर्मेशन होती है, ओवरलैपिंग ऑफ। अदिति बताओ बेटा, किसी को याद है 11th क्लास में पढ़ा है, जब ऑर्बिटल्स बेटा एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो क्या बनता है, उसको क्या चीज बोलते हैं। 11th क्लास में नहीं पढ़ा आपने केमिकल बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन बेटा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है,
s और p ऑर्बिटल अगर आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो बच्चों क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, sp2 sp3 sp3d, कोई भी ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के ऊपर बेटा ओवरलैप करके कंपाउंड्स बनाते हैं बेटा, और उन कंपाउंड्स के अंदर बेसिकली ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। ड्रॉ करने का थोड़ा तरीका अलग है क्योंकि बैंड की बात कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये देखो ओवरलैपिंग है, यहाँ पर ऑर्बिटल बेटा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहे हैं, एनर्जी बैंड की ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको, ये ओवरलैपिंग बैंड्स है ये वाला। एक ऑर्बिटल था और दूसरा एक बैंड में था, और ये पोर्शन जो है बेटा ओवरलैपिंग का है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ओवरलैपिंग बैंड, ठीक है बच्चों। तो ये पार्शियली फिल्ड हो गया बैंड और ये ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है। अब बेटा मेटल्स के अंदर कैसी स्थिति रहती है, देखो ये मेटल्स का डायग्राम है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं, ठीक है बेटा। ये देखो तो मेटल्स के अंदर बेटा आपको जो दिख रहा है कि यहाँ पर बेटा जो एनर्जी बैंड है, ठीक है, एनर्जी बैंड बेटा जो है उनके बीच में गैप बहुत कम रहेगा बच्चों। तो बेसिकली बेटा इसका वो बहुत ही जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं बच्चों मेटल्स में, है ना। जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं बेटा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है निधि, बहुत इजी है, आसानी से बेटा रिमूव होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बेटा जो एनर्जी आपको देनी है वो बहुत ही कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से आप रिमूव कर सकते हो, इसीलिए तो वो मेटल्स है। मेटल्स की सबसे मेन प्रॉपर्टी यही होती है कि इलेक्ट्रॉन बेटा आसानी से डोनेट करते हैं, ऑर्बिटल्स जो है वो बहुत जल्दी ओवरलैप करते हैं, ठीक है, ये ओवरलैपिंग ऑर्बिटल है। इसी तरीके से बेटा अगर हम एनर्जी बैंड का डायग्राम बना के देखो तीनों के लिए, तो इधर मैं ड्रॉ कर देता हूं, फिर आप देखना तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा। अगला बेटा मैं बनाता हूं इंसुलेटर के अंदर, इंसुलेटर के अंदर देखो कैसा दिखेगा बेटा। ये पोर्शन वैसे सीबीएसई से हट चुका है, सीबीएसई में नहीं है इस साल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। लेकिन बेटा क्योंकि एमपी बोर्ड में भी है तो हो सकता है कि इसमें आपको पढ़ना है, इसलिए मेरे को कराना तो पड़ेगा, एक बार देख लेते हैं। तो बेटा ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है एनर्जी गैप, ये खाली बैंड है और ये फिल्ड है। बेटा ये किसका डायग्राम दिख रहा है आपको, सोच के बताओ ये किसका है। इनके बीच में देखो एनर्जी गैप है, इसको फॉरवर्डन गैप भी बोलते हैं। अब बेटा देखो इसमें इलेक्ट्रॉन आपको क्या दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बेटा देखो मेटल्स के अंदर, ये मेटल्स के लिए है, ठीक है, दिस इज फॉर मेटल। बैंड से दूसरे बैंड में बेटा जा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्साइटेड हो सकते हैं, है ना। एक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम है उससे बेटा हायर ऑर्बिटल में चले जाते हैं एक्साइटेड होके, जबकि ये बेटा है इंसुलेटर्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिटल से बेटा दूसरे हायर एनर्जी बैंड में पहुंचना क्या है, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बेटा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का गैप रहेगा उसमें, तो आपको बेटा उसको हीट देनी पड़ेगी बच्चों, है ना, किसी ना किसी फॉर्म में बेटा क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। और इसी को बोलते हैं बेटा फॉरबिडन गैप, काफी एनर्जी का गैप होता है, ये मैंने दिखा रखा है आपको। इसी तरीके से बेटा एक और हम समझते हैं, सेमीकंडक्टर्स को भी समझते हैं। तो सेमीकंडक्टर के अंदर बेटा क्या होता है, इसके अंदर भी एनर्जी गैप रहता है बच्चों, लेकिन काफी कम होता है। ये देखो छोटा सा एनर्जी, ये फील्ड वाला ऐसा, दिख रहा है बेटा तीनों में डिफरेंस आपको, ये वाले हैं सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर बेटा देखो आप, इसमें भी एनर्जी गैप है,
लेकिन बेटा काफी कम है ना, स्मॉल एनर्जी गैप है, स्मॉल गैप, ठीक है। तो बेटा तीनों में आपको क्या दिख रहा है, देखो सबसे पहले मेटल्स की अगर बात करें, या जो बहुत अच्छे इंसुलेटर्स है, कंडक्टर्स लिख देता हूं मेटल्स की जगह, कंडक्टर ज्यादा बेटर है। तो कंडक्टर्स बेटा जो रहेंगे वो क्या रहेगा उनके अंदर, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चले जाते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं, ठीक है। मोनाली समझ में आ रहा है? ये बेटा कंडक्टर्स का डायग्राम है, ये देखो ये वाला बैंड है और ये वाला है, ओवरलैप कर रहे हैं बेटा एक दूसरे के ऊपर, आसानी से ओवरलैप कर रहे हैं। इनको आपको बिल्कुल भी एक्साइटेड करने की बेटा जरूरी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, बहुत ही आसानी से एक ऑर्बिटल से दूसरे में चले जाते हैं। ये होते हैं कंडक्टर्स या मेटल्स बोल सकते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स, ठीक है। बैंड के अंदर या काफी बड़ा एनर्जी गैप है, ऑर्बिटल गैप भी बोलते हैं इसको, लार्ज एनर्जी गैप, लार्ज एनर्जी डिफरेंस है बेटा। जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रॉन बेटा इसके अंदर है, ठीक है बच्चों, इस ऑर्बिटल से अगर इलेक्ट्रॉन को बेटा ऊपर वाले में जाना है, तो क्या होगा, आपको बेटा क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, और उसकी वैल्यू बेटा क्या होगी, काफी ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी का गैप है तो मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सेमीकंडक्टर के अंदर बेटा क्या है, इसमें भी गैप है, यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले ऑर्बिटल पे लोअर एनर्जी में, इसको बेटा अगर ऊपर वाले में लेके जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी गैप है बेटा, और इस थोड़े से एनर्जी गैप को भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, थोड़ी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा गैप नहीं है। इस तरीके से बेटा हमारे जो सॉलिड्स है वो कंडक्ट करते हैं बेटा, कंडक्टर्स के अंदर ओवरलैपिंग बैंड हो जाते हैं, आसानी से ओवरलैप कर रहे हैं। इंसुलेटर के अंदर बेटा बहुत बड़ा गैप रहता है दोनों के बीच में, फिल्ड बैंड और एम्प्टी बैंड के बीच में, और सेमीकंडक्टर के अंदर बेटा एक छोटा सा गैप होता है, उस बैंड को हम बेटा भर सकते हैं थोड़ी सी एनर्जी अगर प्रोवाइड करते हैं तो, ठीक है। तो यही चीज लिखी हुई बेटा, हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड, then electrons can easily flow under an applied electric field। तो अगर बेटा आप इसके अंदर एनर्जी कब फ्लो करेंगे, जैसे मान लो आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया बेटा किसी सॉलिड में, तो अगर वो बेटा ये जैसे आप बेटा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे क्या होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन बेटा आसानी से हायर ऑर्बिटल में, हायर एनर्जी बैंड में ट्रांसफर हो सकता है बच्चों, बताओ, ठीक है। इसी तरीके से बेटा अगर आप यहाँ पर इंसुलेटर पे ले, यहाँ पर भी बेटा असर होगा, लेकिन एकदम से नहीं होगा, आपको काफी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा इस एनर्जी गैप को बेटा, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर बेटा क्या होगा, इसमें भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करते हो, लेकिन बेटा इसमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इंसुलेटर में सबसे ज्यादा एनर्जी का गैप है दोनों बैंड के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर थोड़ा सा गैप है, और कंडक्टर्स के अंदर बेटा बिल्कुल ना के बराबर गैप होता है, ठीक है। ये होते हैं बेटा हमारी कंडक्शन बैंड थ्योरी बोलते हैं इसको। तो बैंड थ्योरी, कंडक्शन बैंड थ्योरी बस यही कहती है कि बेसिकली बेटा क्या होते हैं, किसी भी सॉलिड के अंदर बैंड्स होते हैं, ठीक है, एनर्जी बैंड्स इनको बोलते हैं, ठीक है बच्चों, एनर्जी बैंड्स है। इसमें बेटा एक है लोअर एनर्जी बैंड नीचे की तरफ, एक होते हैं हायर एनर्जी बैंड ऊपर की तरफ, जो मैंने ड्रॉ करके दिखाया है, ठीक है। तो अगर मेटल्स के अंदर है बेटा तो वो आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन बेटा जो है उनको ज्यादा गैप नहीं होता है एनर्जी के बीच में, ठीक है। तो ये हो गए बेटा किस तरीके से मेटल्स कंडक्ट करते हैं। फिर मैंने बेटा आपको सेमीकंडक्टर्स के अंदर बताया था, 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स बता चुका हूं। देखो मेटल एक्सेस के अंदर बताया था आपको, पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है बेटा, ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। पी टाइप के अंदर बेटा होल्स मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट ऑफ होल्स रहता है, और एन टाइप के अंदर बेटा क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रहता है, ठीक है। होल्स बेटा कैसे चार्ज बोला जाएगा, होल्स के ऊपर कौन सा चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, ये समझ लो। एनसीईआरटी बुक में और दे रखा है, आप पढ़ लेना अच्छे से।
एन टाइप पी टाइप दे रखा है आपको। एन टाइप में बेटा जैसे इसमें ड्रॉ करके दिखाया डायग्राम, जैसे इसका एग्जांपल आपको दे रखा है, आर्सेनिक मॉलिक्यूल दे रखा है AS, ठीक है। एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट रहेगा और जो पी टाइप रहेगा बेटा उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। डायग्राम आपको बेटा एनसीईआरटी दे रखे हैं, ऐसे ड्रॉ करके। यहाँ पर मान लो एक मॉलिक्यूल को हटा दो आप आर्सेनिक के लिए, ठीक है, और यहाँ पर हटा दोगे और इलेक्ट्रॉन सेपरेट मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा अरेंजमेंट इस तरीके से। जबकि पी टाइप का बेटा कैसा रहेगा, पी टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन बेटा गायब हो जाते हैं, बहुत कम होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बेटा जब हट जाते हैं तो उसकी जगह बेटा क्या होता है, ये देखो जैसे मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं, बोरोन है, मान लो यहाँ से एक जगह से बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी कर देता हूँ, दूसरी जगह एक है, तो यहाँ बेटा क्या करती है इस तरीके से होल कर देते हैं, ठीक है। बनाते हैं जैसे मान लो सिलिकॉन जैसे एटम है, आर्सेनिक जैसे, ये बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर दिखाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे जाता है। जबकि पी टाइप के अंदर बेटा क्या हो गया, जैसे बोरोन ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो है कार्बन से पहले वाले बेटा, ठीक है, बी यहाँ पर बोरोन है, तो बोरोन गैलियम ये सब बेटा कैसे बनाएंगे आपको, पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स फॉर्म होते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में, ठीक है। ये कंडक्शन बैंक थ्योरी के हिसाब से बेटा हमने देख लिया। इसके अंदर बेटा दो कैटेगरी बताती है आपको, इनको बोला जाता है पी टाइप को एक और नाम भी देते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बेटा, क्योंकि यहाँ पर बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन कमी। और एन टाइप को बेटा क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेस बोल सकते हैं ना बच्चों, मेटल एक्सेस इफेक्ट भी था ये, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में रहते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी हो गई, ठीक है, एक हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, ठीक है। बोलो बेटा इतना समझ में आ रहा है। कहाँ यूज करते हैं बेटा पी टाइप एंटी टाइप के सेमीकंडक्टर्स को बेटा, इसके लिए आप समझ लो आज की डेट में हम जितना भी बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं, जितनी बेटा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, जैसे मान लो अपना मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप, सबके अंदर बच्चों देखा आपने चिप रहती है एक, बेटा यूज कहां पर है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है बेटा, है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, ये सब बेटा एलिमेंट्स को हम यूज करते हैं पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर से बेटा यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बेस्ड। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट बेटा निकल के आया है वो उसमें हम क्या चीज पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री नाम इसका होता है, इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं इसको। जितने बेटा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है आजकल, जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो सब किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है बच्चों। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि पढ़ लिया कि नहीं अभी, डायोड्स पढ़े हैं, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, डायोड क्या होते हैं, अभी नहीं पढ़े आई थिंक। नो सर। दीदी क्या डायोड्स क्या होते हैं, नहीं, ट्रांजिस्टर्स, उसमें आएगा बेटा पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, बोलो रिप्लाई तो करके दो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। नो नो सर। अभी नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ोगे बेटा, ठीक है। फिजिक्स की सेकंड बुक के अंदर है, आप चाहें तो अपने ऊपर अपने आप भी देख सकते हो एक बार बुक खोल के, तो उसमें दिखेगा आपको पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बेटा। ये सब अभी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सॉलिड चैप्टर के अंदर बेटा अपने को क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, उसमें बहुत डीप में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ बेटा सिर्फ हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कि कंडक्टर्स के अंदर ओवरलैपिंग बैंड होंगे, इंसुलेटर के अंदर बेटा बहुत बड़ा गैप है और सेमीकंडक्टर के अंदर बहुत छोटा गैप रहता है, ठीक है, बस हमें इतना पढ़ना है। चलो तो ये बेटा हो गया इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। अब जरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे बेटा, ठीक है। यहां तक बेटा किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम जरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से अकॉर्डिंग
वो लोग हम देखेंगे। तो बेटा बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होंगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेटा आपने 11th क्लास में याद है बच्चों, जब आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो उसमें बेटा दो टर्म्स आए होंगे, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। बच्चों किसी को याद है? बताओ डायामैग्नेटिक क्या होता है योगेश, और पैरामैग्नेटिक बेटा कैसे होते हैं? किसी को नहीं पता? व्हाट इज डायामैग्नेटिक, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का बेटा बेसिकली मतलब क्या हुआ? मोनाली क्या मतलब हुआ बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का? किसी सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है बेटा, मुझे बता दो। इसमें हम ये चीज पढ़ेंगे, बताओ बेटा। अरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अगर किसी सॉलिड को बेटा अगर किसी मैग्नेट पे रखोगे तो बेटा वो कैसा बिहेव करेगी बच्चों? यही हुई ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। या तो बेटा वो मैग्नेट से अट्रैक्ट करेगी, रिपेल करेगी, ऐसे ही कुछ। बताओ 11th क्लास की बेटा केमिस्ट्री में भी था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं बच्चों, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसी प्रॉपर्टी बेटा शो करेंगे। 11th की केमिस्ट्री पढ़ी है कि भूल गए बिल्कुल? खत्म? बताओ बेटा पढ़ा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी पढ़ा होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता था, सब भूल चुके हो, इसीलिए तो तुम्हारा इतना बुरा हाल चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं पूरा बताता हूँ बेटा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बेटा शुरुआत हम देखेंगे। देखो सॉलिड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बेटा अपने को स्टडी करनी है, तो सबसे पहले बेटा आप देखो इसका मतलब क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का। देखो बेटा कई ऐसे सॉलिड्स होंगे जो बेटा मैग्नेट से क्या होंगे बच्चों, अट्रैक्ट हो जाएंगे, और कई रिपेल हो जाएंगे, सिंपली, है ना। लेकिन बेटा ये प्रॉपर्टी किस चीज के ऊपर बेस्ड है बेटा? ये प्रॉपर्टी बेस्ड होती है बेटा उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जो प्रेजेंट है बेटा वो कैसे हैं। जैसे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें पेयरिंग हो रखी है, या अनपेयर्ड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बेटा उसकी प्रॉपर्टी को हम डिसाइड करते हैं। एक चीज तो ये। इसके अलावा बेटा अगर याद करो तो एक चीज और था कि हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होता है बेटा, होता है। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बिहेव लाइक ए टाइनी मैग्नेट। बच्चों अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको बोलते हैं बोन मैग्नेटॉन। बोर ने बताया था इसके बारे में, उसकी यूनिट होती है बोन मैग्नेटॉन। अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बेटा होता है, 11th क्लास में पढ़ा था। अब तो याद आया होगा मैं जो बता रहा हूं। हर एक इलेक्ट्रॉन का बेटा एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है जिसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। और कैसे कैलकुलेट करते थे? फॉर्मूला भी था उसका, म्यू एम इक्वल टू ये पढ़ा है। एन यहां पर बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता था, भूल गए सर। नंबर ये मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं इसको, म्यू एम का मतलब है यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब बेसिकली बेटा क्या होगा कि हर एक इलेक्ट्रॉन, सिंपल भाषा में सुन लो, हर एक इलेक्ट्रॉन बेटा जो है वो क्या है, एक छोटी सी बहुत छोटी सी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा बच्चों, ठीक है। इट्स मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजिनेट फ्रॉम टू टाइप ऑफ मोशन। बेटा दो टाइप के मोशन की वजह से होता है। एक तो ऑर्बिटल का मोशन, यानी कोई ऑर्बिटल बेटा न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है वो, और दूसरा बेटा है उसका अपना खुद का स्पिन अपनी एक्सिस पर, है ना बेटा। इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव करते हैं, एक तो ये है न्यूक्लियस के चारों तरफ, और एक बेटा अपनी खुद की एक्सिस पर, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है तो एक तो बेटा ये इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, ये हो गया, और एक बेटा अपनी खुद की एक्सिस पर हो गया, ठीक है। दो रीजन हो गए बेटा, दोनों की वजह से क्वांटम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर आएगी। एक तो स्पिन हो गया अपनी खुद की एक्सिस पर, स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा होगा स्पिन क्वांटम नंबर आता था ±12, है ना बेटा। और दूसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो बेटा क्या रिप्रेजेंट करता है,
जो ये ऑर्बिटल मूव कर रहा है यानी मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, दोनों की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी। दो रीजन आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलो इसको मेजर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। बोर मैग्नेट्रॉन में बेटा मेजर करते हैं, इसकी यूनिट जो होती है बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं उसको। ये जो यूनिट आती है बोर मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन मतलब एक यूनिट है ये, ठीक है। इस यूनिट में मेजर करके देखेंगे, हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेटा 5 कैटेगरी में बेटा हम डिवाइड कर सकते हैं। सॉलिड को बेटा हम क्या कर सकते हैं, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखें तो बेटा अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को स्टडी करना है सॉलिड्स की तो हम 5 कैटेगरी में बेटा डिवाइड करते हैं, 5 डिफरेंट कैटेगरी। कौन कौन सी कैटेगरी पर देख लो। इन 5 कैटेगरी के बेटा नाम है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये तो आपने 11 में पढ़े थे, अभी दोबारा देखेंगे। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। ठीक है बेटा, डायमैग्नेटिक पहला, दूसरा बेटा पैरामैग्नेटिक हो गया, फिर हो गया बेटा फेरोमैग्नेटिक, पढ़े बेटे ना, पहली बार सुने। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सुने, ये तो बताओ, किसी को याद नहीं है? डायमैग्नेटिक किसको बोलते हैं और पैरामैग्नेटिक कब बोलते हैं? कल्याणी बताओ बेटा। अरे गलत सलत कुछ तो बोलो। जो बेटा रिप्लाई नहीं कर पा रहा हो वो तो बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो जाएगा तुम्हारा। कम से कम रिप्लाई तो करो। गलत है तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, गलत बोल दिया तो यहाँ कोई एग्जाम थोड़ी हो रहा है। बताओ बेटा कल्याणी, क्या मतलब होगा डायमैग्नेटिक का बेटा? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पढ़े? अरे बोलो। निधि, अदिति, कोई भी रिप्लाई नहीं करेगा। डायमैग्नेटिक में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड रहते हैं। डायमैग्नेटिक में इलेक्ट्रॉन्स पेयर रहते हैं और पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड होते हैं। हाँ ठीक है। पैरामैग्नेटिक बेटा प्रॉपर्टी तभी आती है जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि बेटा उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हाँ तो सिंपल है ना। तो ये आपने बेटा 2 पढ़े थे, लेकिन अभी आपने को सॉलिड्स के अंदर हम देखें बेटा 5 कैटेगरी है, ठीक है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक तो है ही, इसके साथ फेरो और एंटी फेरो और एक फेरो। तो बेटा पांचों को एक साथ स्टडी करते हैं, क्या डिफरेंस है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पैरामैग्नेटिक से। तो बेटा जैसा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होंगी, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक बेटा क्या होती है, क्योंकि इनके अंदर बेटा क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना बेटा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बेटा क्या होगा, जैसे मैंने बताया बेटा इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। तो बेटा अगर किसी इलेक्ट्रॉन का मान लो किसी एटम के अंदर कोई सॉलिड है, उसके अंदर कोई एटम है और उसके अंदर बेटा अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा जो है इसका अपना खुद का एक मैग्नेटिक क्वांटम रहेगा। अब सोचो अगर बेटा मान लो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है कि पूरी तरीके से पेयरिंग नहीं हुई। तो बेटा ऐसे केस में वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो उससे बेटा ये अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे। अगर कोई एक्सटर्नल लगाए तो क्या होगा, किस तरह का केस होगा। अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे और इनका बेटा खुद का मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है अपना खुद का, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो क्या होने वाला है बेटा बताओ, अट्रैक्शन होगा। They got attracted by external magnetic field. लेकिन बेटा ये अट्रैक्शन जो होगा वो कैसा होगा, वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा? वीकली होगा, क्योंकि अपना खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन कम है, ठीक है बेटा। तो ये होते हैं इस तरह के सॉलिड्स बेटा पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं, which are weakly attracted by a magnetic field। जो बाहर का अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बेटा अप्लाई करते हैं अलग से,
कोई मैग्नेट लगाते हैं तो बेटा हम देखेंगे कि उस बाहर वाले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा वीकली अट्रैक्टेड रहेंगे और दे आर मैग्नेटाइज इन मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। एक और चीज बेटा, इनकी जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन के अंदर होगा, सभी सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज है इस तरीके से, एक ही दिशा में। ठीक है बच्चों, इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। अच्छा, किसकी वजह से होता है ये तो मैंने बता ही दिया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर बेटा रहेंगे एक या एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन पेयर अनपेयर्ड रहते हैं तो पैरामैग्नेटिक होती है। एग्जांपल बेटा दे रखा है, सबसे कॉमन ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ आयंस भी दे रखे हैं, ऑक्सीजन, कॉपर Cu2+, Fe3+, 2-3 आपको याद रहने चाहिए एग्जाम में। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो बेटा देख पाओगे इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सिमरन आ रहा है बेटा समझ में? ये है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, ये सारे बेटा एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, देख रहे हो, एक ही डायरेक्शन में बनाए मैंने। इसी बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, इसी तरीके से दूसरे तरह के सब्सटेंस हो जाएंगे डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक में बेटा क्या होगा, जैसे मैंने बताया कोई भी सॉलिड है, अगर बेटा उसका अपना खुद का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी वो सब पेयरिंग में हो रखे हैं, तो ऐसे में बेटा क्या होगा, अगर इनका खुद का अपना मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, निधि अगर सारी पेयरिंग हो रखी बेटा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या है, जब पेयरिंग रहती है तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन का बेटा अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा होता है। और ऐसे में बेटा अगर आप एक्सटर्नली अप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्सटर्नल वाले फील्ड से बेटा क्या होगा, वीकली रिपेयर होंगे, बोलो रिपेयर हो जाएंगे ना बेटा, वीकली रिपेयर हो जाते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बेटा, इसको बोला जाता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। आ रही बच्चों बात समझ में? रीजन क्या है इनका रिपेल करने का बेटा, रीजन क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसमें। ठीक है, that is why they are weakly repelled by magnetic field। इसके एग्जांपल बेटा कौन से हैं, वाटर, NaCl, H2O, ठीक है, NaCl, ये सब है। ठीक है, और बेटा क्या चीज है, कैसे सब्सटेंस होंगे ये मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग होगी, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और बेटा इनमें कैसा रहता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल देयर मैग्नेटिक मोमेंट एंड दे लूज देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर। जब तक बेटा अगर आप देखोगे तो बेसिकली होगा क्या इसके अंदर, जैसे जब मैग्नेटाइजेशन होगा बेटा तो इनका अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और एक्सटर्नल और लगा रहे हैं, तो जैसे इस तरह का डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो कि बेटा मान लो एक्सटर्नल वाला ये है और इनका बेटा खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो, तो बेटा क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनका अपना खुद का एक बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जिसको मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहा हूं मैं, मैग्नेटिक मोमेंट अपना भी और बाहर वाला भी आ रहा है। जब बेटा ये आपस में टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बेटा इनका कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो। तो इस तरीके से बेटा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर बेटा बेसिकली इनके अंदर हम क्या देखते हैं, डायमैग्नेटिक के अंदर ओवरऑल अगर आप देखोगे मैग्नेटिक कैरेक्टर बेटा तो वो खत्म हो जाता है, क्योंकि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आपस में पेयरिंग होने की वजह से इनका बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगा, जीरो हो जाता है। ठीक है, एक ऊपर एक नीचे इस तरीके से पेयरिंग हो रखी है। तो बेटा इसका नेट मोमेंट तो हो गया इलेक्ट्रॉन की वजह से जो नेट है, यानी जो म्यू की वैल्यू है, म्यू है, वो बेटा नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब आप बेटा बाहर का मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो बेटा उसकी वजह से क्या होगा, इसमें रिपल्शन होगा, वीकली रिपेल्ड होंगे, इसको बोला जाता है बेटा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, इन तीनों को और देख लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक कैसा रहेगा, एंटी फेरो क्या है और फेरी क्या है। इन तीनों को बेटा प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि सबसे पहले बेटा देखो, जैसे मैग्नेट है तो मैग्नेट बेटा आपने पढ़ा है फेरस मेटल्स क्या होते हैं, नॉन फेरस मेटल्स क्या होते हैं, योगेश पढ़ा है बेटा किसी ने? फेरस का मतलब क्या होता है? अच्छा, मैग्नेट किससे बनाते हैं ये बता दो, कौन कौन से मेटल्स हैं जिससे मैग्नेट्स बनाई जाती हैं, बताओ कौन से मेटल्स बेटा रहते हैं? सिर्फ 3 मेटल्स होते हैं जिसकी मैग्नेट बनती है।
10th क्लास में भी था ये तो। बताओ बेटा, मैग्नेट के अंदर कौन कौन से मेटल्स होते हैं? सुजाता नहीं पता किसी को भी? और इस तरह के मेटल्स को ही बोलते हैं फेरस अलॉयज। फेरस मेटल, सॉरी अलॉयज बोल गया। फेरस मेटल बेटा क्या है? जो मैग्नेट के जिस चीज से बनाई जाती है, आयरन, निकल और कोबाल्ट। बच्चों नहीं पढ़ा आपने? आयरन, निकल और कोबाल्ट होता है बच्चों या नहीं होता? अरे किसी का रिप्लाई नहीं आता। सुजाता क्या पूछ रहा हूं मैं? बेटा मैग्नेट किस चीज से बनती है? आयरन, निकल और कोबाल्ट से बनती है। तो बेटा ये तीनों जो प्रॉपर्टी है ये जुड़ी हुई है बेटा फेरस अलॉय से। फेरस मतलब मेटल्स के अंदर। कैसे? मैं आपको बताता हूं। देखो फेरोमैग्नेटिक बेटा क्या होगा, यहाँ पर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं बेटा, ये फ्यू सब्सटेंस लाइक आयरन, निकल और कोबाल्ट, जैसे मैंने आपको बताया। तो बेटा ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट रहते हैं मैग्नेटिक फील्ड से बच्चों, क्योंकि वो खुद मैग्नेट उसी से बन रही है। तो बेटा कहीं ना कहीं क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो फेरोमैग्नेटिक बेटा कैसे होते हैं? स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड से, स्ट्रांग अट्रैक्शन। ठीक है? कौन कौन से हो गए? आयरन, निकल और कोबाल्ट बच्चों। ठीक है? तो इनके अंदर बेटा जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा बेटा? जैसे यहाँ पर कुछ डायरेक्शन दिखा रखे हैं फेरोमैग्नेटिक के लिए। तो बेटा सारे के सारे स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएंगे। ये देखो मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इनका। देख रहे हो बेटा? स्ट्रांगली अट्रैक्शन होगा। कोई भी मैग्नेट अगर आती है और फेरोमैग्नेटिक रहेगा मटेरियल, यानी आयरन, निकल, कोबाल्ट, इस तरह के बेटा मेटल्स होंगे, या क्रोमियम ऑक्साइड एक दे रखा है, गैडोलीनियम एक मेटल रहता है। तो बेटा ये जो सब्सटेंसेस है इनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। और ये बेटा क्या रहते हैं? जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे बेटा, कोई मैग्नेट लोगे, तो उससे बेटा ये क्या हो जाएंगे? स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है प्रथम? ठीक है? In the solid state, the metal ions of the ferromagnetic are grouped together into small regions called domains। इस तरीके से बन जाते हैं और मैग्नेटाइजेशन हो जाता है बेटा। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता है। ठीक है? पार्टिकल बेटा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने लगते हैं। फिर एंटी फेरो है अगला। एंटी फेरो का बेटा मतलब क्या हो गया? जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है बेटा उसका ठीक एंटी योगेश। यानी बेटा फेरोमैग्नेटिक क्या है? स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं बेटा, हो रहे हैं ना? स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक बेटा क्या होगा? जस्ट अपोजिट। यानी कुछ ऐसे कंपाउंड बेटा रहेंगे जो क्या करेंगे? स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने की बजाय स्ट्रांगली क्या हो बेटा? रिपेल हो जाए। ठीक है? देयर डोमेन्स आर अपोजिटली ओरिएंटेड एंड कैंसिल आउट ईच अदर्स मैग्नेटिक मोमेंट। और ये सब्सटेंस कहलाते हैं बेटा फेरोमैग्नेटिक। ठीक है? तो स्ट्रांगली रिपल्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर, स्ट्रांग रिपल्शन। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के एटम जो रहेंगे वो क्या है? अपोजिटली ओरिएंटेड। अपोजिट का मतलब बेटा क्या है? जैसे मान लो इस तरह का ओरिएंटेशन रहेगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐसे आ रहा है और इनका इस तरीके से। तो बेटा क्या करेगा? सारा मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल आउट हो गया। ये देखो, है ना? अगर बेटा इसमें पार्टिकल्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिटली ओरिएंटेड हो, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऊपर से आ रहा है और इनके खुद के एटम का इस तरीके से है, तो बेटा क्या होगा? एक दूसरे को क्या कर देगा बेटा? कैंसिल कर देगा। और इसके एग्जांपल बेटा है एमिनो मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है? कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो एंटी फेरोमैग्नेटिक शो करते हैं। ठीक है? स्ट्रांगली रिपेल करेंगे, या बिहेवियर उनका जो होगा बेटा वो क्या होगा? अपोजिट होगा। ठीक है? ये बेटा हुआ फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक, एक दूसरे के ठीक अपोजिट है। ठीक है? इसके बाद रह गया फेरीमैग्नेटिक। तो फेरीमैग्नेटिक बेटा कब देखेंगे? व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द डोमेन्स इन द सब्सटेंस आर अलाइन्ड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन अनइक्वल नंबर। मतलब बेटा फेरीमैग्नेटिक का मतलब बेटा क्या है कि इसमें भी इसमें कुछ सेम डायरेक्शन में रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, कुछ अपोजिट रहेंगे। लेकिन बेटा ये डेफिनेट नहीं है कि एक दूसरे को बिल्कुल कैंसिल नहीं करेंगे योगेश। ठीक है? कुछ बेटा
कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो आप एक्सटर्नल लगा रहे हो, कुछ बेटा एटम्स क्या करेंगे, उसको रिपेल करेंगे बेटा, कुछ अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसके अकॉर्डिंग अगर बेटा देखें, अनइक्वल नंबर में रहते हैं, दे आर वीकली अट्रैक्टेड, इसलिए बेटा इनका रीजन होता है कि वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक। अगर हम फेरोमैग्नेटिक से देखें तो फेरोमैग्नेटिक तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं और फेरी मैग्नेटिक क्या होंगे बेटा, वीकली अट्रैक्ट रहेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं Fe3O4, ठीक है, या फिर मैग्नीज फेरस ऑक्साइड, ये फेराइट्स बोलते हैं इनको, ओर्स होते हैं बेटा ये कुछ इस तरह के। These substance also lose ferromagnetism on heating and become paramagnetic। और जब बेटा आप इसको हीट करोगे ना फेरीमैग्नेटिक को, तो बेटा एक कैसी प्रॉपर्टी देखने लगेगा, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, वीकली अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, फेरीमैग्नेटिक बेटा क्या रहेंगे, वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, वीकली अट्रैक्शन होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बोर्ड पर? ठीक है बेटा, वीकली अट्रैक्शन बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा फेरोमैग्नेटिक के अंदर। और बेटा जब इसके अंदर जब आप इनको हीट करते हो, हीटिंग करने के बाद बेटा क्या बन जाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी को यूज करके फिर बेटा पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। पैरामैग्नेटिक मतलब कि ये कैरेक्टर आ जाएगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा, वीकली अट्रैक्ट होने लगेंगे मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, और इसके अंदर बेटा अगर सिस्टम की बात करें तो इसमें कैसे मैग्नेटिक मोमेंट रहते हैं, पैरेलल भी रहेंगे, अनपैरेलल भी रहेंगे, अनइक्वल नंबर में रहेंगे। पैरामैग्नेटिक के अंदर क्या सिस्टम रहता है, अरेंजमेंट की बात करो तो बेटा अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो एक ऊपर है, एक नीचे है, कुछ नीचे कुछ ऊपर, कुछ डेफिनेट नहीं। ठीक है, इस तरीके से देखो, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है बेटा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कितने ऊपर कितने नीचे। ठीक है, कितने भी आप ड्रॉ कर सकते हो। प्रॉपर्टी यही है कि वीकली अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में? पांचों टाइप के मैग्नेटिक कैरेक्टर बेटा आप देख लो, समझ में आने चाहिए आपको। आया बच्चों समझ में कि नहीं? डायमैग्नेटिक, फिर पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और डायरेक्ट, ये है बेटा। पूछना है बेटा कुछ तो पूछ लो, कौन सा एक्सप्लेन करना है बताओ। आगे पांचों समझ में है? एक बार थोड़ा सा देख लेता हूं मैं, दोबारा फिर बता देता हूं। हाँ बेटा निधि, डायमैग्नेटिक बेटा क्या हो गए, वीकली रिपेल करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि इनके अंदर बेटा इनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कोई भी अनपेयर्ड नहीं रहता, तो इसलिए बेटा क्या होगा, उनका अपना खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होगा बेटा, और जिसकी वजह से वो उसको रिपेल करेंगे एक्सटर्नल वाले को। पैरामैग्नेटिक के अंदर बेटा क्या होता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बेटा अपना खुद का मैग्नेटिक मोमेंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से बेटा वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन वीकली होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इस तरीके से अट्रैक्ट हो जाएंगे। ऑक्सीजन, कॉपर आयन, Fe+ आयन इसके एग्जांपल है। इसके बाद बेटा अगर हम फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसे मेटल बताया, इनके अंदर बेटा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहता है, तो इसका मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएंगे बेटा। ठीक है, आयरन, निकल और कोबाल्ट जो होंगे वो बेटा जैसे ही आप कोई मैग्नेट लगाओगे तो बेटा उसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। ठीक है, और सारे बेटा क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में कि नहीं? एंटी फेरोमैग्नेटिक जस्ट अपोजिट टू फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, स्ट्रांगली रिपेल करेंगे, अपोजिटली ओरिएंटेड होंगे। अपोजिटली ओरिएंटेड होने का मतलब बेटा क्या है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और ये बेटा दूसरी तरफ, इनका अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड ये है, ठीक है, और ये है, तो इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रांग रिपल्शन होगा बच्चों। स्ट्रांग रिपल्शन की वजह से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक कहलाएगा। फेरिक के अंदर बेटा क्या रहेगा, फेरिक का मतलब है कि बेसिकली इसके अंदर जो एटम्स है बेटा वो उनकी कोई ओरिएंटेशन फिक्स नहीं है, मतलब कुछ अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ सेम डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या होगा,
ओवरऑल अगर देखें बेटा तो स्ट्रांगली मतलब वीकली अट्रैक्ट रहता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी और बेटा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप समझ लो एक ही जैसी है, ठीक है। बस फर्क ये है कि फेरी मैग्नेटिक बेटा जो है बाद में पैरामैग्नेटिक जैसा बन सकता है बच्चों, ठीक है। जब हीट करते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को तो बेटा क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है, और बेटा वो क्या करेंगे, पैरामैग्नेटिक बना देंगे, ठीक है बच्चों। तो फेरी मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का आप रिलेशन याद रखना क्या होता है कि जब फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हीट करते हैं तो बेटा वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। आगे प्रथम समझ में होमवर्क हो जाएगा बेटा, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, कल से चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है, बाय, टेक केयर।